होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की, जिन पर सियासत हावी है और उसी सियासत के मायने हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो सियासत में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान और भारत के बीच टूटते भरोसे की। भरोसा टूटा इसलिए रहा है, आपको बताते चले कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीज फायर का बार बार उल्लंघन तो उसकी आदत बन गई है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी भारतीय के लिए मुमकिन नहीं है। 2 भारतीय जवानों को जो बेदर्द मौत पाकिस्तानी सेना ने दी है, उसका हिसाब अब पूरा देश मांग रहा है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से पाक की नीयत पर उठते सवालों की। जी हां, एक तरफ जहां ये कोशिशें जारी हैं कि भारत और पाक के बीच जो रिश्ते हैं वो मधुर हो, वो सुधरे, और उसके लिए अलग अलग तरीके से कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल जो कुछ भी हुआ, जो बर्ताव पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया भारतीय जवानों के साथ, वो वाकई में उसकी निंदा की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब सवाल किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान के दिल में और उसके दिमाग में क्या है। तो इस पूरे मामले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पाक उच्चायुक्त को तलब किया गया है। बीती रात पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारत पाक सीमा
लांघकर घुसपैठ और गोलीबारी की। इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब ये घटना मेंढर इलाके की है। आपको बताते चले कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कल अचानक जो गोलाबारी की, इसके बाद इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। उनके सर को धड़ से अलग किया पाकिस्तानी जवानों ने। और जो ये सब कुछ हुआ है, जैसे ही इसकी जानकारी मिली, भारत सरकार की तरफ से निंदा की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक तरफ हम रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं, उन्हें मधुर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाक के इन कदमों को और इस तरह की घटनाओं को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल कल हुई इस घटना के बाद अब सभी के जहन में एक ही सवाल है कि पाक दोस्ती चाहता है या फिर कुछ और। आपको एक बार फिर से बता दें कि कल पाक की तरफ से, पाक जवानों की तरफ से गोलाबारी हुई, जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन जो बर्ताव उन शहीदों के साथ, उन भारतीय जवानों के साथ किया गया है, उसकी हर तरफ अब निंदा हो रही है। अगर किसी को गुमान है कि भारतीय सेना किसी भी सेना का मुकाबला कर सकती है और मजबूत है, तो मंगलवार की सुबह इस अमंगल धुंध को मिटाने के लिए ही काफी थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के मेडर सेक्टर में भारतीय सीमा पर घुसकर न सिर्फ घुसपैठ की नापाक कोशिश की, बल्कि 2 भारतीय जवानों को जिस बेदर्दी से मारा गया, वो भी अब नाकाबिले बर्दाश्त है। सूत्र बता रहे हैं कि पाक सैनिकों ने लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधार सिंह का सिर कलम कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के सैनिक भारत में 100 मीटर तक घुस आए और देर रात पाकिस्तान की ओर से पुंछ में 7 भारतीय चौकियों पर गोलाबारी होती रही। इस घटना के बाद से गुस्सा सेना में भी है और देश की जनता में भी। सरकार भी मान रही है कि पाकिस्तान की ये हरकत उकसाने वाली है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इस मुद्दे पर बात करेंगे और भारत इस घटना को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराएगा। पाकिस्तान ने अपनी इस हरकत से एक बार फिर गुस्सा दिलाया है। देश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, तो उन परिवारों ने भी इस हरकत को शर्मनाक बताया है, जिनके प्यारे अपने देश के लिए मर मिटे हैं। देखिए, ये काफ़ी एक शर्मनाक और एक दुखद घटना है। तो पाकिस्तान की एक आदत है भी ऐसी हरकतें करता है, तो फिर शाम को मुकर जाता है कि ये भारत सरकार का एक प्रोपेगेंडा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई सख्त कदम उठाए। तो ये तो अभी मामला न्यायालय के अंदर है। अभी उन्होंने 10 हफ्ते का समय दिया है। दरअसल हमें ये बात समझ लेनी होगी कि हमारा मुकाबला एक आतंकी संगठन से है, सेना से नहीं। क्योंकि सेना के एक जवान का बर्ताव दूसरे जवान के लिए ऐसा नहीं होता। सेना के उसूल होते हैं जिनका पाकिस्तान की तरफ से कोई पालन नहीं हो रहा है। युद्ध में तो सेना दुश्मन से निपट लेती है, दुश्मनी मुश्किल होती है। अमन चैन के बीच 3 जंग और 65 सालों के इस अफसाने में खून से लिखे गए अध्याय बहुत हैं, लेकिन वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा, वो दोनों देशों के बीच दोस्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन किया है पाक सेना ने, और इसको लेकर और इस घटना को लेकर हर तरफ निंदा की जा रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जम्मू से जुड़ेंगे चैनल 1 न्यूज संवाददाता सैयद तजमुल, उनसे भी बात करेंगे। और फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चैनल 1 न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय अपडेट क्या आया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाओं का दौर जम्मू में देखने को मिल रहा है। सैयद, जानना चाहेंगे क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, जो ये खबर जम्मू टाउन तक पहुंची तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकार हैं जो काफी अलर्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि जगह जगह पर पुलिस और बाकी जगहों पर ऐसा आसार दिख रहा था कि शायद यहाँ पर नाके लगाए जाएंगे, तलाशी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बल्कि पुंछ के इस इलाके से जब इन दोनों जवानों के जो शव हैं वो उधमपुर लाए गए, वहां से उनको
बहुत ही सरकारी एजाज के साथ इनको वापस रवाना किया जाएगा। लेकिन हर आंख नम है और हर चेहरा उदास है। आखिर दोनों ममालिक के बीच एक अच्छी कोशिश चल रही थी बातचीत के लिए, इसको किसकी नजर लगी और जो पाकिस्तान की तरफ से आज ये कार्ड खेला गया, इसका हिंदुस्तान किस तरह से जवाब देगा। लेकिन जो मुल्क ने यहाँ से जवाब दिया, फौरी तौर पर इनके सफीर को तलब किया गया, एक अच्छा अंदिया है कि बातचीत के जरिए इस मसले का जो हल है वो निकाला जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान के आज के चीज फायर का उल्लंघन करने के बाद भारत की तरफ से इसका क्या रद्द-अमल आ जाएगा, जो अगर हम मिलिट्री लेवल पर देखेंगे। लेकिन सफारती स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है, कई लोगों को तलब किया जा चुका है और वहीं पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि उनकी तरफ से कोई इस तरह की वायलेशन नहीं हुई। लेकिन ये सिर्फ पहला मौका नहीं बल्कि गुज़िश्ता महीने से अगर हम कहें कि तो 9वीं बार ऐसा हुआ होगा कि जब ऐसा मौका देखने को मिला। देखना होगा कि भारत की तरफ से देर गए तक कितने से और अपोजिशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसका जवाब पाकिस्तान, जो बाल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है, उनके पाले में है, वो किस तरह से इस बात का अब नोटिस लेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंजर्स और बीएसएफ के बीच जो इस वक्त जंग चल रही है उसको किस तरह से रोका जाए। बिल्कुल, क्या कुछ होता है इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। सीधे रुख करते उदय जी का। उदय जी, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ यही पाकिस्तान पीठ में भारत के छुरा घोंपता है और बाद में मुकर जाता है कि उसने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। एक बार फिर से वही सब कुछ हुआ है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? असल में जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान जो सोचता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है। इसलिए ये दोनों में बहुत ही ज्यादा विरोधाभास होता है और विरोधाभास होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करता है जिससे जो कि भारत को नागवार गुजरती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ही सॉफ्टली इसको हैंडल करते हैं। इस पूरी घटना के बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान आया वो सिर्फ इतना करके संतोष कर लिया उन्होंने कि हमने पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाई हुई है। ये कौन सा बयान है? क्या भारत के जो सेना के मंत्री हैं उनको इस तरीके के बयान देने चाहिए? और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मंत्री हैं उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे से अगर ऐसी बात हुई तो हम कड़ी कार्रवाई उठाएंगे। ये कड़ी कार्रवाई करने की धमकी ये लगातार भारत की ओर से दी जाती है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की नहीं जाती। बिल्कुल। और कड़ी कार्रवाई नहीं करने की वजह से ही ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम शायद अभी इस वजह से कुछ और भी होगा, क्योंकि जनरल अशफाक कयानी जो है पाकिस्तानी सेना के जो उच्चाधिकारी हैं, वहां के अध्यक्ष हैं, जो सेना नायक हैं, वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। ये जनरल अशफाक कयानी सेना के मुखिया बनने के पहले वो आईएसआई के मुखिया थे। आईएसआई के मुखिया बनने के बाद वो सेना के मुखिया बने। तो ये तमाम आईएसआई की घटनाओं पर और इस तरीके की जो सतही घटनाएं हैं वो नायक रहे हैं एक समय के। वो अशफाक कयानी एक कड़े मिजाज के आदमी हैं और पाकिस्तान में शायद इस बात के लिए अंदरूनी तौर पर ये सेना में ये दबाव बन रहा है कि जनरल अशफाक कयानी की तरीके का ही हमें सेना नायक चाहिए, जो कि हमें लीड कर सके। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की नामर्द बहादुरी वाली जो बात है ये और भी हो, क्योंकि बहुत ही ये इसे हास्यास्पद नहीं बल्कि इसे घृणित कहना चाहिए, क्योंकि ये सेना का भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। एक जवान दूसरे जवान को जितनी इज्जत बख्शता है वो इज्जत नहीं बख्शी गई। इसका मतलब कि भारतीय सेना का जो मुकाबला है वो जिहादियों से हो रहा है और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है। तो ऐसे में कैसे हम किसी देश के प्रति एतबार करें और कैसे हम उसके साथ आगे का रिश्ता बहाल करें, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, वाकई में ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे पाक के ऊपर एतबार करें। वो पाकिस्तान जो लगातार सिर्फ और सिर्फ धोखा ही देता हुआ नजर आया है, छुरा ही घोंपता पीठ में नजर आया है। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, रहमान मलिक का स्वागत किया जाता है और दौरे होते हैं, क्रिकेट के जरिए रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाती है, पहल की जाती है, लेकिन उन कोशिशों का क्या फायदा, क्या मायने उन कोशिशों के जब कोई असर नहीं होने वाला और पाक की तरफ से ऐसे ही इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, हमारे लोगों को बेदर्दी से मारा जाएगा, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, दरिंदगी जो, क्योंकि आपको बताती चले कि सेना के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के मुताबिक ऐसा करना सरसा गलत है।
और फिलहाल इस खबर पर आगे भी चर्चा जारी रखेगी, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं रेल भवन का, जहां पर पवन कुमार बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं वो। Second class ordinary suburban 2 पैसे per kilometer. We circulate them. 2 पैसे per kilometer. अब सुन लीजिए, इस ऑनरेबल मेंबर को सुन लीजिए, then we'll circulate without disturbing the second class ordinary suburban 2 पैसे per kilometer and second class ordinary non suburban 3 पैसे per kilometer. Okay. Second class so listen, so now with the distribution, you won't listen to me at all now. Sir, अच्छा जरा क्विकली इसको फिनिश कर लीजिए, कॉपी दे दो, पास ऑन कर देंगे, आप एक कॉर्नर में दे दीजिए, पास ऑन कर देंगे अपने नेक्स्ट वालों को, एक रो में दे दीजिए। ऑन द अदर साइड ऑल्सो, PR staff, please on the other side also, on the other flank of the hall. हाँ एकदम छीने लगेगा। हाँ May I resume now? बस second class ordinary suburban 2 पैसे per kilometer. Second class ordinary non suburban 3 पैसे per kilometer. Second class mail express trains 4 पैसे per kilometer. Sleeper class 6 पैसे per kilometer. AC chair car 10 पैसे per kilometer. AC 3 tier 10 पैसे per kilometer. AC first class, it had been increased by 10 paise earlier this year. So 10 paise plus another 3 paise per kilometer. AC 2 tier had been increased by 15 paise with effect from 1st April. So in addition to that 15 paise per kilometer, another 6 paise per kilometer. AC first class and the executive class fare had been increased by 30 paise per kilometer with effect from 1st of April 2012. Now in addition to that 30 paise per kilometer, another 10 paise per kilometer. This is the increase in fares that we wish to give effect to with effect from the midnight of 21st and 22nd January. And there will be no increase in the fares at the time of the budget. No increase in the fares at the time of the budget. The annexures give those tables which explains the entire mechanism of fare hike, so you can read in leisure. Sir, the impact of the fares on the average leads is on the next page, because average lead has been quite accurately worked out by the railways over the years. In case of second ordinary suburban, it is 35 kilometers. In case of non-suburban second, it is 135 kilometers. And the monthly pass is 35 kilometers that goes along with the suburban. The second mail express is 379 kilometers. Sleeper class with average lead is 771 kilometers. AC chair cars, it is 387 kilometers. AC 3 tier, it is 717 kilometers. AC 2 tier 721, AC first class 547. According to that, the existing fares we've given, the fares that were proposed in the budget, and then the variation, and now as proposed, and the variation between the proposed and the existing fares. We've given that chart for your convenience. Subsequently, we've also given the existing and the proposed mail express fares between select pairs of stations, and the existing and proposed mail fares between again select pairs of stations, different classes, and then the existing and proposed basic fares of Rajdhani trains,
Shatabdis and mixed Duronto trains. Any questions, please? कुछ पूछना चाहे एक कर हाँ शिशिर शिशिर बंसल साहब दिस इज शिशिर चौरसिया फ्रॉम बिजनेस भास्कर सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सियालदह दुरंतो और सियालदह राजधानी दोनों में कोई अंतर तो नहीं है न सर्विस में न उसके क्लास में न रोलिंग स्टॉक में फिर भी सर सियालदह दुरंतो का किराया सियालदह राजधानी से कम क्यों जबकि वो 1 घंटा पहले पहुंचती है बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है मैं आपका धन्यवाद करूंगा ज्यादा इस बात के लिए कि आपने इस तरफ ध्यान सभी का आकर्षित किया है। ये एक लेगेसी इश्यू है, हिस्टोरिकल इश्यू है। दुरंतो को जैसे चलाया उस वक्त उनके दम कम रखे और इस वक्त भी हमने आज उतना ही बढ़ाया है जितना औरों पे बढ़ाया है। लेकिन आपने एक अच्छी चीज आगे के लिए हमारे नोटिस में लेके आए हैं आप। Mike. Mr. Bansal, this is Ruchi Bhatia from Bloomberg TV India. I would want to ask you that you've said that there will be no hikes at the time of the budget. However, what about the freight rate hikes? Are we expecting any such announcement in the There's no announcement either way on that. No announcement either way. So are you clearly saying that we will not see any? No, I'm not saying anything on that. Please bear with me. Just go by what I say now. एक मिनट Hello. Passenger fares. Will there be a freight hike also? I am not saying anything. Not saying anything. Not saying anything either way. On freight. I am talking presently of only the fares today. बंसल साहब मैं रवि हूँ ABP न्यूज से। अभी आपने बताया कि बजट के दौरान आप बढ़ोतरी नहीं करेंगे कोई भी फेयर में, तो 2 महीने में ही बजट पेश किया जाना था, अभी क्यों आपने अनाउंस कर दिया? बहुत वाजिब सवाल है आपका। इसी चीज पे हमें डेढ़ महीना इसी चीज को इस पे गौर करने पे लगाया और देखते रहे उसके सभी इश्यूज, जिन चीजों का मैंने जिनकी तरफ आपका एक ध्यान आकर्षित किया है पहले कि ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं इस समय के साथ। मैंने जो लॉसेज आपको बताए हैं और जो मैंने आपको प्लान का भी बताया है कि 60,100 करोड़ से हम उसको कम करके 51,000 करोड़ तक आ सकता है, उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अहम बातें हैं जैसे ट्रैक रिन्यूअल्स की बात है जिसके लिए लगातार एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्लीनलीनेस का सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है, अलग अलग जगह पे ट्रेन की सफाई का, रेलवे स्टेशन का सब बहुत ज्यादा मांग उठ रही है, जगह रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन का, ऊपर उनके प्लेटफॉर्म्स को कवर करने का। वो चीजें अगर उसी वक्त हम ऐसी सिचुएशन रखते तो आज ये मैं मान के ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में हम कोई काम नहीं कर सकते थे। उनके लिए जरूरी है हमें ये कार्रवाई जारी रखने के लिए, इसलिए जरूरी है ये 2-2.5 महीनों के लिए भी कुछ पैसा अलग है इसमें जो रिसोर्स जनरेशन अपना इंटरनल रिसोर्स जनरेशन का होता है, वो कुछ पैसा करना भी जरूरी है जिसके वो काम आगे कर सके। और मैं ये साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो मैंने पहले कहा था कि अगर किराया बढ़ेगा उसके साथ साथ सेवाएं, यात्री सेवाएं और सुरक्षा के जो साधन हैं उनमें भी एक बढ़ोतरी करेंगे, उनमें भी इजाफा होगा। और वो हम इसी वक्त से जो काम में कटौती लग रही थी किसी ढंग से भी वो नहीं लगाना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम इन्हीं 2 महीनों में भी स्टेप अप करना चाहेंगे। Mr. Bansal Mamuni from Business Line here. What is the incremental revenue? You want to ask a question one at a time. What is the incremental revenue that is likely to come in because of the fare hike over the next year? Keeping into account the incremental traffic also, not only just not only working it out on the present figures of the traffic volume, keeping into account the incremental traffic as well, it should be around 6,600 crores for the full year. Sir, you've said the suburban fares are going to go up. So does this also include the Kolkata Metro Rail, which is a part of railways? It's part of the suburban. Yeah. It's the suburban. Okay, so 6,600 crore is including a growth figure in the passengers. Without that, what would? I'm told not metro, suburban railways. So Kolkata Metro is not impacted? It's not the suburban. They say the suburban classification. The trains which come under the suburban classification will be covered. The metros are not covered.
So would the so in effect what you're saying is Just a moment, I'll check up this point again. I'll get back to you. Okay, sir. Sir, I'll get back to you again. sir, this is Mahendra from Times of India. नहीं आएगा. Suburban Mumbai suburban will come. Other suburban will come. नहीं जी, Kolkata metro, not Kolkata metro will not come. Hello. Will not come means will not be covered. So you said that in the budget the fares will not be revised. So after the budget it can be revised? Because you are revising before the budget. Shouldn't be so presumptuous. We plan for Hello, Bansal ji, मैं संजय सिंह हूँ रांची सहारा से. We plan for the next year. बंसल जी, मैं संजय सिंह हूँ रांची सहारा से. मेरा सवाल ये है कि जो टाउट्स का नेटवर्क है पूरे भारतीय रेलवे में, टाउट्स का जो नेटवर्क है, टाउट्स का जो दलालों का नेटवर्क है, आम आदमी को टिकट कभी भी लेने जाए आरक्षण टिकट तो उसे कंफर्म टिकट नहीं मिलता. और कई बार ऑफिसर से बात होती है तो बोलते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है टाउट्स पर. आप क्या बोलेंगे? एक इसमें सुधार लाने का प्रयास हुआ है अभी, और मैं समझता हूँ जो हमारे उसके पहले फर्स्ट रिजल्ट्स जो उसके हैं वो अच्छे रहे हैं, सार्थक हैं. कि ये कंडीशन लगाई है कि पहले क्या होता था, जैसे आप जानते हैं, जब आपने इसमें जिक्र किया है कि पहले ही एकदम वो बुकिंग्स फेक आई कार्ड्स पे करवा लेते हैं उन आईडी नंबर्स पे, और बाद में जो और लोगों को जरूरत होती है उसको प्रीमियम पे 3-3 गुना तक भी बेच देते हैं, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं टाउट्स का. तो इसके लिए एक चीज अनिवार्य की है अभी, वो 1 महीना हो गया उससे, कि जो बुकिंग जब अपना करवाते हैं, जो अपना आई कार्ड नंबर देते हैं, वो दर्शा दिए गए हैं कि ये आई कार्ड वाजिब इन चीज के लिए एक्सेप्टेबल होंगे. तो उनकी अगर ट्रेन में चेकिंग होएगी, ट्रेन में अगर जिनके एक पीएनआर नंबर पे किसी एक के पास कम से कम अपना आई कार्ड जरूर होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि सभी उस नंबर पे जो ट्रेवल कर रहे हैं वो सभी विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हैं, और उन सभी को उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, उन पे वो पेनल्टी लग सकेगी. एक स्टेप तो ये बहुत बड़ा स्टेप इसमें हुआ है जिससे काफी फर्क पड़ा है. इसके अलावा हम और भी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस सिस्टम को आईटी पे लाया जाए पूरा, वो फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए, आधार की अगर जरूरत होगी वो सब करके सिस्टम को कैसा और इसको सुधार दिया जाए ताकि कहीं भी ऐसी नहीं हो और बहुत आसानी से टिकट की चेकिंग हो पाए. उनका जो नंबर है आई कार्ड, उनको जरूरी आज के दिन तो ये है कि उनको अपना प्रूफ साथ लेके जाना पड़ेगा. अगर आगे को हम पूरा इसको ले आएंगे आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पे, तो आगे को शायद वो चीजों की भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन साथ साथ ये इंश्योर कर लिया जाएगा कि कोई उसका मिसयूज कहीं नहीं कर रहा. समय के साथ मैं समझता हूँ इस पे हम काफी इस पे एक नियंत्रण कर सकेंगे. बंसल जी, question here. You are saying just now that the losses, you will mop up 6,600 crores from this fare hike. Mop up, 6,600 crores. Mop up. You will mop up 6,600 crores from this fare hike. And you are saying from this fare hike, you can. Now, and you are also saying that your losses will cut down to 51,000 crores. So there is still no. I have not said losses to 51,000 crores. Please understand that. No, and your losses will still be 51,000 crores. No, I haven't said that. What I said was, जो हमारा प्लान का अपना प्लान साइज जो हमने तय किया था 60,100 करोड़ का, उसको कम करके, अच्छा है आपने पूछ दिया, कहीं मेरे को गलत कोट करके ना लिख दिया जाता, वो उसको कम करके उसमें कमी इतनी आ सकती है कि वो 51 तक रह सकता है. सर लक्ष्मण सर, इसमें ये 2 वर्षों का, ये मैं बात कर रहा हूँ इस वर्ष की, ये जो प्लान साइज की बात कर रहा हूँ वो 2012-13 की कर रहा हूँ, और इसमें मैंने इसको अकाउंट फॉर कर लिया है. जो ये 2-2.5 महीने में हम 1100-1200 करोड़ पे और 1100-1200 करोड़ कुछ इतना और मॉप अप कर सकते हैं, उसको अकाउंट फॉर करते हुए मैंने ये कहा है. सर आप तो बिल्कुल रेल मंत्री पवन बंसल को आप सुन रहे थे. 10 साल बाद रेल किराए में इजाफा किया गया है और बजट से ठीक पहले ये इजाफा हुआ है.
अपने दर्शकों को हम बता दें, एसी फर्स्ट क्लास में 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक का इजाफा हुआ है। एसी 3 टायर में 10 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें एसी चेयर कार का तो 10 पैसे प्रति किलोमीटर उसमें भी इजाफा हुआ है। यानी कि अब आपको अगर आप यात्रा करने की, रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं और कहीं जाने की सोच रहे हैं रेल के जरिए, रेल के माध्यम से, तो अब आपको और पैसा चुकाना होगा क्योंकि रेल किराया सरकार ने महंगा कर दिया है। तो 10 साल बाद किरायों में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी किस प्रकार से लगातार चैनल वन न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है। हालांकि हमने आपको सुनाया भी क्या कुछ कहा पवन बंसल ने जब उनसे ये सवाल किया गया कि 2 महीने बाद बजट सत्र शुरू होगा, उससे पहले ये क्यों ऐलान किया गया, क्यों किराए में बढ़ोतरी की गई, तो उन्होंने उसका भी तर्क दिया कि रेवेन्यू आएगा। और फिलहाल अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आज जो इजाफा रेल किराए में हुआ है, क्या रेल बजट के दौरान भी एक बार फिर से सरकार इजाफा करती दिखेगी? क्या होगा आने वाले वक्त में, इस पर भी सबकी नजरें हैं। बहरहाल आपको बताते चले एक बार फिर से, क्योंकि झटका देने वाली खबर है आम लोगों के लिए, जनता से जो सफर करते हैं इन रेलों में। लाइफलाइन कहा जाता है रेल को, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लंबी यात्रा करने के लिए लोग इन्हीं रेलों में सफर करते हैं। और 10 साल बाद रेल किराए में इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है, यानी कि महंगा हो गया है रेल किराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें। रेल मंत्री पवन बंसल को आप सुन रहे थे। पवन बंसल का बयान, 21 जनवरी से बढ़ेगा रेल किराया। जी हां, रेल सुरक्षा से समझौता संभव नहीं। खर्चा बढ़ा लेकिन किराया नहीं बढ़ा। बढ़ते घाटे से लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा था। स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी लटका हुआ था। ये कहना है पवन बंसल का। इन तमाम चीजों की वजह से, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रेल किराया बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार ने। 21 जनवरी से अब आपको और ज्यादा पैसे चुकाने होंगे टिकट खरीदने के लिए। और लगातार उदय जी हमारे साथ बने हुए हैं। उदय जी, जिस तरीके से आपने भी सुना क्या कुछ कहा पवन बंसल ने, और 21 जनवरी से रेल किराया बढ़ेगा, लेकिन 10 साल बाद ये जो बढ़ोतरी हुई है रेल किराए में, कितना बड़ा झटका आम जनता के लिए समाना चाहिए? नहीं, बड़ा झटका तो है ही है। और आपको अगर याद हो तो ये जो रेल मंत्रालय था, पहले जो एलाइज थे, एलाइज के पास हुआ करता था, और ममता बनर्जी की पार्टी के पास, टीएमसी की पार्टी के पास था, जिसके दिनेश त्रिवेदी उस समय रेल मंत्री थे। उन्होंने रेल के घाटे को देखते हुए, तमाम परेशानियों को देखते हुए किराया बढ़ाने की पेशकश की थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। तो ये बात तो है ही है कि कितने दिन तक आखिर रेल घाटा सहता रहेगा और सब्सिडी देता रहेगा हमारे टिकटों पर। तो ये ठीक बात है, लेकिन पैसेंजर का किराया बढ़ने की जगह अगर माल ढुलाई का किराया बढ़े और दोनों में एक सामंजस्य हो, तो शायद लोगों को बहुत ज्यादा जेब से नहीं देना पड़ेगा। जैसे इसमें आप देखिए, बहुत ही साधारण देखिए, एसी 3 टियर का जो किराया है 10 नए पैसे बढ़े हैं प्रति किलोमीटर। यानी कोई 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, आप ये मान लें कि दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, अगर लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। उसी तरीके से एसी वन में उसे 30 पैसे अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे प्रति किलोमीटर। यानी दिल्ली से लखनऊ में 150 रुपए उसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अब ये हमारे ख्याल से थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा है, और इसे अगर थोड़ा स्ट्रक्चर अगर ठीक किया जाता तो रेल मंत्रालय की तरफ से ये आम पैसेंजर पर ये बोझ नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन वक्त की जो बात की जा रही है कि ये वक्त क्यों चुना गया रेल किराया बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद रेल बजट पेश होना था, और उस दौरान भी ऐसा लगता है लोगों की, कह सकते धड़कनें बढ़ जाती है कि कहीं किराया बढ़ा तो नहीं दिया जाएगा, जो पिछले साल हुआ था, जो हमने देखा भी था।
क्या आपको ये लगता है कि इस वक्त बढ़ाना सही ये फैसला है या गलत फैसला है? किस तरीके से आप देखते हैं इसे? मुझे ऐसा लगता है कि जो रेल बजट आएगा, रेल बजट में जो बढ़ोतरी की जाने वाली होगी वो दूसरे मदों में वो करेंगे। संभव है कि वो रेल बजट में माल ढुलाई पर खर्चा ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन ये अभी मुझे लग रहा है कि इस फिस्कल में यानी 31 मार्च तक ये रेल का घाटा कम करने की एक तरीके से कवायद है, ताकि पवन बंसल साहब ये कह सकें कि देखिए हम आए और रेल मंत्री बने और हमने रेल का खर्चा इतना घटा दिया, और जो बढ़ाना होगा वो बढ़ाएंगे। वो जो रेल बजट आएगा फरवरी में, 28 फरवरी को, उस दिन वो हो सकता है कि बढ़ाएं। जैसे कई मद है, जैसे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का टिकट, ये उस मद में बढ़ सकता है, माल ढुलाई में ये उस पर बढ़ सकता है। इस तरीके की और जो दूसरे मद हैं उन मदों में संभव है कि रेल बजट में किराया बढ़ाया जाए, रेल बजट में उसमें बढ़ोतरी की जाए, और जो किराया है वो किराया के मद में रेल बजट में नहीं बढ़ाया जाए, जो कि कह रहे हैं, ये पवन बंसल कह रहे हैं कि किराया और नहीं बढ़ेगा। किराया और नहीं बढ़ेगा मतलब ये अगर ऐसा करते हैं तो फिर वादा खिलाफी होती है और उसमें फिर बड़ी फजीहत होगी कांग्रेस की भी। तो इस वजह से सिर्फ किराए के मद में नहीं बढ़ाएंगे, दूसरे मदों में बढ़ा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। उदय जी, सरकार ये भी कहती है कि महंगाई और नहीं बढ़ेगी, लेकिन महंगाई कब रुकी है बढ़ना वो जनता भी जानती है, और एक बार फिर से जो दावा सरकार कर रही है, विश्वास में लेने की जो कोशिश कर रही है, उस पर भी कितना विश्वास करती है जनता भली भांति समझती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। सजदे के वक्त तकबीर कहना। हमसे अबुल नौमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, इन्होंने गिलान इब्न जरीर से, इन्होंने मतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शकीर से, इन्होंने कहा मैंने और इमरान बिन हसीन ने हजरत अली इब्न अबी तालिब के पीछे नमाज पढ़ी, तो वो जब सजदे में जाते अल्लाह अकबर कहते, और जब सर उठाते तकबीर कहते, और जब 2 रकत पढ़कर उठे तो तकबीर कही। जब नमाज पढ़ चुके तो इमरान बिन हसीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, आज इस शख्स ने यानी हजरत अली ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, या यूं कहा, आज इस शख्स ने हमको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाई। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल वन है तुम्हारे साथ। चैनल वन न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। रेल मंत्री पवन बंसल ने ये बयान दिया है कि 21 जनवरी से रेल का किराया बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार
रेल जो है वो घाटे में चल रही थी। रेल की सुरक्षा से भी खर्चे के चलते समझौता किया गया है, लेकिन अब इसे और ज्यादा वहन नहीं किया जा सकता। बढ़ते घाटे की वजह से जो लक्ष्य था कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, तमाम सेफ्टी होंगी, रेल को लेकर जो सुविधाएं मिलने की बात कही गई थी, उन सभी को लेकर एक जो बड़ी चुनौती थी विभाग के सामने वो यही कि बजट नहीं था। ऐसे में अब जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेल का किराया बढ़ाया जाए। इसके बाद पवन बंसल ने आज ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम काफी कम, बहुत कम दरों के साथ किराए बढ़ा रहे हैं। हालांकि सभी वर्ग इससे प्रभावित होंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल बाद रेल का किराया बढ़ रहा है। एसी फर्स्ट क्लास में 30 पैसे प्रति सेकंड, सेकंड क्लास में 15 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी 3 टायर में 10 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर में 6 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो हर एक क्लास का जो किराया है उसमें इजाफा किया गया है, लेकिन पवन बंसल के मुताबिक ये इजाफा इतना बड़ा नहीं, इतना ज्यादा नहीं है जिससे कि किसी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि 10 साल में रेल का किराया बढ़े, इसकी जरूरत थी और जरूरत को देखते हुए किया गया, क्योंकि रेल की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा था। जिस मॉडर्न टेक्निक्स की बात की जा रही है, जिस सेफ्टी मेजर्स की बात की जा रही है, रेलवे में इस वक्त वो नदारद है, और ताकि विभाग, मंत्रालय जो है उन तमाम चीजों की पूर्ति कर सके, इसके लिए जरूरी है कि रेलवे को एक अच्छा खासा बजट मिले और घाटे की पूर्ति के लिए सरप्लस एडवांटेज को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी का मकसद कहीं से भी ज्यादा पैसा या रेलवे को मुनाफे में लाने का नहीं है, ये वो चीज है जो बहुत जरूरी है और जरूरी है, इसलिए ये बढ़ोतरी जो है की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी बेहद मामूली है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी के पास था ये मंत्रालय, लेकिन खुद किराया बढ़ाने की बात पर ही टीएमसी को भी इससे हाथ धोना पड़ा था और लगातार इसे लेकर विरोध होता रहा, क्योंकि रेल एक ऐसा माध्यम है जिसे देश भर में लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर एक की जरूरत के हिसाब से बहुत ही सस्ते किराए में रेल में सफर किया जा सकता है, लेकिन अगर अब कीमतें बढ़ी हैं तो प्रभावित नहीं होगा कोई वर्ग। ये पवन बंसल जरूर कह रहे हैं, लोग शायद ऐसा नहीं मानते। तो खर्चा बढ़ा लेकिन किराया नहीं बढ़ा, ये कहा है पवन बंसल ने, जो कि इस वक्त रेल मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते घाटे का जो लक्ष्य है वो उसके चलते हासिल नहीं हो पाया, ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब इसमें मामूली बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रति किलोमीटर अगर 10 से 15 पैसे की बढ़ोतरी की जाती है तो ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। हमारा मकसद रेलवे से मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि रेलवे को सुरक्षित करना है। लोगों के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं वो कम से कम उन्हें मुहैया कराई जाएं, और इसी के मुताबिक जो किराया बढ़ाने की बात है वो इसी हिसाब से तय की गई है। 10 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी क्लास की अगर बात करें तो ये 10 से 30 पैसे तक है। ऐसे में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये कहा है पवन बंसल ने। तो 10 साल बाद रेल का सफर महंगा हुआ है, लेकिन आम जनता जो कि पहले से ही चौतरफा महंगाई की मार से घिर चुकी है, हर जगह पर महंगाई को लेकर नाराजगी है। ऐसे में रेल का जिस तरीके से किराया बढ़ा है उसे लेकर क्या रिएक्शन होगा ये कुछ देर बाद पता चलेगा। जिस तरह से लोगों को यह खबर मिली है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे वो। हालांकि पवन बंसल ये कहते रहे अपने स्टेटमेंट के दौरान हर बार कि बहुत ज्यादा बढ़ाया गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है जो लोगों के कंट्रोल में नहीं होगा या उनके बजट में नहीं होगा। मामूली बढ़त है, 5 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे से लेकर 30 पैसे तक की ये बढ़त है। ऐसे में किसी को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पवन बंसल ने यह भी कहा कि एसी फर्स्ट क्लास में जो बढ़ोतरी है वो सबसे ज्यादा यानी कि 30 पैसे प्रति किलोमीटर है, और क्योंकि जो क्लास इसमें ट्रेवल करता है वो अच्छी अर्निंग वाला क्लास है, अच्छे कमाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के लोग जिस श्रेणी में ट्रेवल करते हैं उसमें महज 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से रिवाइज किया गया है किराया, और स्लीपर में 6 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी, सामान्य क्लास जनरल बोगी में सिर्फ 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 21 जनवरी यानी कि 2013-21 जनवरी से ही ये जो किराया है वो बढ़ेगा। इससे पहले कई बार इसे लेकर विचार विमर्श होता रहा। रेल मंत्रालय की संबंधित जो कमेटियां हैं, समितियां हैं, वो इस पर अक्सर चर्चा करती रही।
लेकिन हालातों को देखने के बाद, महंगाई पर लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ इस दौरान कि रेल का किराया बढ़ा हो। लेकिन आखिरकार अब 10 साल बाद हर एक क्लास का, चाहे वो जर्नल बोगी से लेकर फर्स्ट क्लास एसी तक हो, किराया जो है वो बढ़ा के, साथ ही लगेज की डिबोर्डिंग और बोर्डिंग का जो टैक्स लगता था, जो शुल्क था, वो भी बढ़ाया गया है। तो रेल मंत्री का कहना है कि रेलवे घाटे में चल रहा है। घाटा इतना ज्यादा है कि उसे और ज्यादा वहन नहीं किया जा सकता। सरकार अपने खजाने से उसमें कुछ लगाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि देश की तमाम दूसरी जरूरतें भी हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय को, रेलवे को खुद ही अपनी क्षति की पूर्ति करनी होगी और जाहिर तौर से इसका जो एकमात्र विकल्प है, जो एकमात्र रास्ता है, वो यही कि किरायों में मामूली वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि पटरियों को लेकर जिस तरीके की प्लानिंग थी, योजना थी, रेलवे के एक्सपेंशन का प्लान था, तमाम उन जगहों पर जहां पर अभी रेलवे की सुविधा नहीं है उसे बढ़ाया जाए, ये कोशिश थी। लेकिन ये कोशिश इसी बजट के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी। और अब जब रेलवे का किराया बढ़ा है तो उम्मीद है कि रेलवे का टर्नओवर जाहिर तौर से इससे बढ़ेगा और जो इनकम होगी उसे रेलवे के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में रेलवे के जाल को और ज्यादा फैलाने की जरूरत है ताकि लोगों को ये आसानी से मुहैया हो और इसी को देखते हुए इसके एक्सपेंशन का प्लान है, इसके विस्तार के प्लान को लेकर जिस बजट की जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि रेलवे जो है ज्यादा कमाई करे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घाटा बढ़ता जा रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि रेलवे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कुछ और दिन इसी स्थिति में कंटिन्यू कर पाना, इसलिए बहुत जरूरी रहा और इस जरूरत को महसूस करने के बाद, तमाम राय सलाह मशवरे के बाद ये किराया बढ़ाया गया है। हालांकि उनके मुताबिक इस किराए के बढ़ने से किसी भी वर्ग पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किराया बढ़ाते वक्त हर किसी की जरूरतों और सहूलियतों का ख्याल रखा गया है। तो खर्चा बढ़ा है लेकिन किराया नहीं बढ़ा। पिछले 10 साल में रेलवे का सूरत हाल कुछ ऐसा ही रहा। लोगों को तमाम जगह पर जो दिक्कतें महसूस होती थी उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, बेहतर हालात में तब्दील करने के लिए ये बहुत जरूरी रहा और इसी जरूरत का ख्याल रखते हुए रेलवे मंत्री ने अब इस बात की घोषणा की है कि 21 जनवरी से रेलवे के किराए में इजाफा होगा। हालांकि लोग पहले से ही महंगाई को लेकर काफी परेशान हैं, फिर वो डीजल, एलपीजी, रसोई गैस के दाम हो या फिर कुछ और खाद्य पदार्थों की बात हो या फिर मार्केट, हर तरफ महंगाई है। ऐसे में अब रेलवे के दाम बढ़ने से जाहिर तौर से हर एक शख्स वो प्रभावित होगा जो इसके जरिए सफर करता है। कई लोग ऐसे हैं जो हर रोज रेलवे का इस्तेमाल करते हैं अपनी यात्रा के लिए, अपने सफर के लिए। ऐसे में उन पर भी बोझ जो है वो बढ़ेगा, मासिक खर्च जो है उनका भी बढ़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए पवन बंसल का ये कहना है कि ये जो बढ़त है ये मुनाफे के मकसद से नहीं बल्कि जरूरत की पूर्ति के लिए की गई। जिस तरह से रेलवे को लेकर नुकसान जो है वो देखा जा रहा था कि काफी ज्यादा घाटा हुआ। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके किरायों में कोई तब्दीली नहीं होती, पिछले 10 साल में किसी तरीके का अन्य शुल्क नहीं लगाया गया, कोई बढ़त नहीं हुई। तो ये एक बेहद जरूरी कदम था जिसको उठाने के बाद अब उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि रेल इससे ज्यादा मुनाफा कमाएगी और जो भी पैसा इसके माध्यम से आएगा उसे रेलवे के मॉडर्नाइजेशन, उसकी फैसिलिटीज और जरूरतों को देखते हुए खर्च किया जाएगा। तो रेलवे का किराया अब बढ़ा है और किराया बढ़ने के बाद अब लोग जो है इससे जाहिर तौर से परेशान तो होंगे ही, लेकिन पवन बंसल को ऐसा नहीं लगता। उनका कहना है कि जरूरत थी, जरूरत के मुताबिक किराया बढ़ाना बहुत जरूरी था और अब उम्मीद की जाएगी कि इससे रेलवे का टर्नओवर अगर बढ़ता है तो फायदा जरूर होगा और जो मुनाफा होगा उसे रेलवे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते आगे, झारखंड में अर्जुन मुंडा के इस्तीफे के बाद झारखंड में अब सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में झारखंड में किसकी सरकार बनेगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि जोड़तोड़ करने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे।
झारखंड की सरगर्मी अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। हमारे साथ हेमंत सोरेन जी, हम सीधे इनसे जानते हैं कि इस सरगर्मी का क्या फायदा हुआ। क्या लग रहा है, आप कल से दिल्ली आए हुए हैं, कितनी बातचीत हुई, क्या क्या हुआ? अभी चीजें प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, लेकिन मेरा प्रयास है जो माननीय सभी प्रदेश के नेताओं का जो बयान आया है विगत दिनों में कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन नहीं राज में सरकार होना चाहिए, तो मुझे निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मैंडेट राज में मिला है उस स्थिति में तो ये चीज़ें उत्पन्न होनी ही है, स्वाभाविक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हेमंत जी, आप लोग वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि अगर झारखंड बनी है तो वो कहीं ना कहीं से शिबू सोरेन और तमाम लोगों की कवायदें रही हैं, मेहनत रही है, झारखंड बना। वहाँ आप लोग अब कम से कम बहुत मुश्किलों के बाद आप सत्ता में आए, आप लोगों ने सरकार चलाई। आखिर फिर अचानक इतनी बात कैसे बिगड़ गई कि आप लोगों को छोड़ के और अलग रास्ता अपनाना पड़ा? दुर्भाग्य है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें जो ऐसे चीज़ें उत्पन्न होती है। अब मैं समझता हूँ कि जो अब हो रहा है इसको हम लोग देखें। तभी प्रक्रिया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं, राजनीतिक की घड़ी घूम रही है। जी, कल निर्दलीय विधायक लोगों ने रांची में कहा है कि वो आपके साथ खड़े हैं, जो हेमंत सोरेन और जो उनकी पार्टी करेगी वो उसके साथ हैं। तो क्या मानते हैं कि आपके पास तो आंकड़े तो आपके पास मौजूद हैं, फिर नहीं, हमारे पास आंकड़े नहीं है। मैं आज भी कहता हूं हमारे पास आंकड़े नहीं है और किसी के पास भी आंकड़े नहीं। और अगर ऐसी जनादेश है तो इसमें सभी लोगों को, सभी दल के लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। आज दिल्ली आने के विषय में यही है कि दिल्ली में भी कई एक ऐसे दल हैं जो राज्य में राजनीति के मैदान में हैं, उन लोगों से बातें होंगी। बीजेपी कह रही है, बीजेपी वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है आप पे। वो कह रही है कि उन्होंने वादा खिलाफी करी, उन्होंने गलती करी, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आपको लगता है कि फिर दोबारा चुनाव और झारखंड की जनता पे फिर से एक बोझ देना, क्या आप लोग उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत लंबी कार्यकाल भी नहीं कह सकते हैं, बहुत छोटा कार्यकाल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है। और मेरा ये मानना है कि इन 2.5 सालों में सरकार हमने चलाई है, बिल्कुल हमने चलाई है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है, हमने तो सरकार चलाई है। अब चूंकि राज के कई एक ऐसे बातें होती हैं जिसको लेकर हम निश्चित रूप से लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनके भावनाओं का ख्याल करते हैं। अगर वो भावना पूरी नहीं होती हो तो निश्चित रूप से ऐसे चीज़ों से मुश्किल होती है आगे सरकार को चलाना। लेकिन आप बहुत ईमानदारी से कहा जाएगा, बहुत बेबाक राय कहने वाला नेता कहा जाएगा कि आपने रांची से आप निकले तो आपने साफ कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं बात करने के लिए, वहां बात करूंगा। और क्यों? क्योंकि झारखंड की तमाम लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि वहां सरकार चले, इसके लिए कवायद करूंगा। तो क्या माना जाए, आपको आए हुए कुछ वक्त बीत चुके हैं, झारखंड की जनता में कौलाहट बनी हुई है, कौतूहल है कि आखिर वहाँ हमारे नेता क्या कर रहे हैं। होगा बातें, जो भी चीजें आएंगी आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी और हम लोग बताएंगे निश्चित रूप से। आप उम्मीदें अगर झारखंड की जनता के लिए हम ये पूछ रहे हैं अपने लिए। देखिए, निश्चित रूप से आपका जो काम है वो भी एक सोशल एक्टिविटीज का एक हिस्सा है और जो प्रयास आपका है वो प्रयास हमारा भी। तो कांग्रेस की तरफ से पॉजिटिव सिंबल है? मैंने कहा, पहले भी कहा, ये प्रिलिमिनरी स्टेज है और अभी कोई भी चीजें, हमने कहा राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए आए।
हेमंत जी, कल एक रात का आपका बयान, सरकार बनाना हमारा उद्देश्य नहीं। जी बिल्कुल, कल एक रात का बयान आपका जो था उसको लेकर बहुत कौतूहल मचा हुआ है। आपने कहा कि रिश्ते राजनीति में परमानेंट नहीं होते हैं, रिश्ते बहुत बेहतर नहीं होते हैं, रिश्ते बहुत खराब नहीं होते हैं, कभी भी किसी से भी रिश्ता जोड़ा जा सकता है और कभी भी किसी से रिश्ता आगे डेवलप किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से इंडिकेशन था कि बीजेपी से भी आपके रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। तो ऐसे में हमने पहले भी कहा है इस बात को, आज भी मैं इस बात को दोहराता हूँ, राज्य के बेहतर के लिए और राज्य के विकास के लिए जो बेहतर चीजें आएंगी उन पर निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग विचार जरूर करेंगे और विचार करना भी चाहिए। जो ये मेरा मंशा नहीं होना चाहिए कि अगर उसने ये काम किया है तो उसको गलत करना, उसको गलत ही करना है, ऐसा बिल्कुल कतई हमारे अगर माना जाए तो चीजें भी बहुत बिगड़ी नहीं है, उसको चीजों को भी फिर से नहीं, जो बात खत्म हो गई है वो बात तो अब समाप्त हो ही गई है और उस पर चर्चा अभी हम नहीं करें तो ज्यादा बेहतर। नई कहानी बनानी है, नई इबारत गढ़नी है, आखिरी सवाल। अब इस बात को समय आने के बाद ही इस बात पर हम लोग पूरा मतलब यहाँ से वापस अगर आप झारखंड लौटते हैं तो एक नई चीज, नई चीजें झारखंड की जनता को देखने को मिलेगी। ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं। अब राजनीतिक सोच की जरूरत है, तो राजनीतिक सोच क्या होती है वो मिलेगा राज्य को। बहुत शुक्रिया साहब। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि राजनीतिक सोच की जरूरत है और उस सोच को दुरुस्त करके झारखंड की जनता के लिए जो बेहतर होगा वो करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। यूपी के मौजूदा राजनीतिक हालात पर हमारे संवाददाता राकेश सक्सेना ने बात की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से। हमारे साथ इस समय नरेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने न केवल केंद्रीय भूमिका बल्कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बतौर काफी बड़ा योगदान अपना दिया है और विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे उत्तर प्रदेश में। क्या कारण है 89 के बाद से आज उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक दिशा और क्या विकास की दिशा हो रही है, इस बारे में उनसे चर्चा करते हैं। मायावती की बात करें या मुलायम सिंह जी की बात करें, एफडीआई को लेकर के उत्तर प्रदेश में उनका विरोध अभी भी बरकरार है कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई नहीं लाने देंगे। जहां तक देखा जाए क्षेत्रीय पार्टियों की बात, मैं आपसे बार बार यही जानना चाह रहा हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां जो पिछले 22-23 साल से जिन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जो इम्प्लीमेंट अगर होती कारगर तरीके से, प्रभावी ढंग से, तो स्थिति कुछ और होती। क्यों ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए ये पार्टियां क्यों जिम्मेदार हैं और क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, ये सब पार्टियां जो हैं वो समझ चुकी हैं कि ये केवल खेतीहर कृषि के आधार पर, कृषि बहुत आवश्यक है, हमारी इतनी बड़ी पन्नगर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है, लेकिन उसके साथ कृषि आधारित उद्योग और ये इंडस्ट्री, नई किस्म की टेक्नोलॉजी और जो ये बन रहा है ये कहाँ का बना है, तो ये जापान के ऊपर आधारित होना कब तक रहेगा? ये हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और हमने अपने कार्यकाल में दिल्ली में भी और यहाँ भी यही कोशिश की लगातार। समाजवादी पार्टी की सरकार इस समय क्या कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी सी दिक्कतें हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। कानून व्यवस्था की बात करें, अभी आपने देखा सर्दी से कई मौतें हो चुकी हैं, बुंदेलखंड में आपने खुद महसूस किया कि कई विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। तो योजनाओं की बात करें, किसानों की बात करें, बहुत सारी चीजें, घोषणाएं हो जाती हैं मगर प्रभाव होता नहीं उसका ठीक ढंग से, स्थितियां वहीं के वहीं हो जाती। मैंने ये कहा कि निजी रूप से मैं इस विचार का हूँ कि उत्तर प्रदेश को, जैसा कि मायावती जी ने प्रस्ताव भी किया एक मत से, यहाँ से भेजा हुआ प्रस्ताव दिल्ली में लंबित है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल, पूर्वांचल और अवध, और उसके हिसाब से पैसा ज़्यादा मिले फाइनेंस कमीशन से। और हम अपने, जैसे जापान ने किया कि अपने दरवाजे खोल दिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, वैसे ही हमने एफडीआई बड़ी मुश्किल से मंजूर हुआ है, वो एफडीआई खोल दिया है जिससे कि हम जो राज्य, उन्होंने कहा कि जो राज्य चाहता है वो रुपया लगाए और इसमें कामयाबी हासिल करे। पंजाब सबसे आगे आ गया है, वहाँ माल मार्ट के का जो बड़ा उद्योग है वो आ चुका है और जगह से भी जिन राज्यों को
छूट दी गई है कि जो राज्य चाहते हैं वो प्रस्ताव भेजें, पैसा लगाने को तैयार हों अपना हिस्सा, फिर भारत सरकार भी देगी और बाहर से भी रुपया आएगा। आप ये इत्तेफाक रखते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर 4 और राज्यों में बढ़ जाए, छोटा हो जाए, तो उसका विकास ज्यादा अच्छी तरह संभव है? बहुत अच्छा जरूर होगा। चलिए, थे एनडी तिवारी जी जिन्होंने इस बात को साफ किया कि अगर उत्तर प्रदेश छोटे राज्यों में बढ़ जाता है तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कैमरा पर्सन रवि कुमार के साथ राकेश सक्सेना, चैनल 1 न्यूज। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। सजदे के वक्त तकबीर कहना। हमसे अबुल नौमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान